हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 3 एलटी 2026 की। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने एलटी 2026 का यूट्यूब पर भी क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो एक बार जाकर उसको चेक कर लेना। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझाया था और इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको ये प्रिंसिपल्स वाला और ये जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, ये दोनों टॉपिक्स जो है थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दिए थे और बताया भी था कि अब हम नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए आज हम इसके एमसीक्यूज को कवर करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आपका एमसीक्यू है वो प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। द प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी प्रोसीड्स फ्रॉम लेग्स टू हेड, हेड टू लेग्स, सेंटर ऑफ द बॉडी टू द आउटवर्ड एंड आउटवर्ड टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। देखो प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत जो है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ये क्या होता है आपका, ये सेंटर टू आउटवर्ड जाता है। अगर ये आपका एक सर्कल है तो केंद्र से बाहर की ओर को डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये सिद्धांत जो है आपका डेवलपमेंट यानी विकास के दिशा को यानी डायरेक्शन को समझाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द बॉडी टू द आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। डेवलपमेंट में आपके क्वालिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, करेक्ट पूछा है आपसे तो ये तो नहीं है स्टेटमेंट। सेकंड, ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा, हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है, हाँ तो जरा ध्यान देना। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो कमेंट्स में कह रहे थे कि हिंदी में भी पढ़ाइए। देखो दोनों ही यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। जो मुझे ऊपर दिखाई देता है मैं उस पर बता देती हूँ आपको, अदरवाइज आप दोनों देख सकते हो। ठीक है, विकास मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, मात्रात्मक नहीं होगा, गुणात्मक होगा। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि आजीवन नहीं चलती है, ग्रोथ कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज इन बॉडी, यानी अगर आपका फिजिकल इंक्रीज, ठीक है, यानी कि अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। हाइट एक निश्चित समय तक बढ़ती है। अडोलेसेंस स्टेज तक जो है जब आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद जब अडल्टहुड शुरू होती है तो आपकी हाइट रुक जाती है, तो जीवन पर्यंत नहीं चलती। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ, विकास की एक सतत प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, किसी ना किसी एस्पेक्ट में आपका विकास चलता ही रहेगा। सोशल डेवलपमेंट, लर्निंग आपकी हो रही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। ठीक है भाई, ग्रोथ तो एक स्टेज के बाद रुक जा रही है और फिर विकास जो है कंटिन्यूअस चल रहा है, तो हैंड इन हैंड तो हम नहीं कहेंगे। यहाँ पर ज्यादा आपका सही ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत बिल्कुल है, क्योंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की हमें विविधताएं देखने को मिलती है, चाहे वो हाइट के फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्शन के फॉर्म में हो, उनकी लर्निंग एबिलिटी, उनकी इंटेलिजेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। विकासात्मक दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, भाई प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन बताता है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो निश्चित दिशा में होता है, और इसको हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमने एक पढ़ा था आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, क्या बता रहा था ये कि डेवलपमेंट सेंटर से आउटवर्ड को होता है। ठीक है, ऐसा ही एक और है आपका, ठीक है, कमेंट में लिखोगे क्या होता है आपका एक और। ठीक है, चलो, सिफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल, क्या है आपका, सिफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल। सिफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल क्या बताता है कि डेवलपमेंट जो है सर से पांव तक, ठीक है, हेड टू टो होता है। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल्स आपके डेवलपमेंट के डायरेक्शन यानी दिशा को बताते हैं, तो ये भी सही है। अब प्रिंसिपल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है, ये गलत लग रहा है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी होता है। अप्रत्याशितता का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस एज ग्रुप में बच्चा है तो इसको कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी किस कॉम्प्लेक्स टास्क तक ये कर सकता है। ठीक है, ये पता होता है। तो यहाँ पर यही वाला जो है आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि आपसे पूछा है नॉट अ प्रिंसिपल, तो ये जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन सही है। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत यानी कि आपके जो बेसिकली जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो एक साथ मिल के जो है
एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनाते हैं, या इंटर रिलेशन आप कह लीजिए, एक दूसरे के साथ वो इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिडिटी लॉस आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन एलटी में प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, इस ये वाले प्रीवियस ईयर में नहीं, कि आप समझे सिलेबस चेंज होने के बाद जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें नहीं आया था, उससे पहले किसी एग्जाम में आया था, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड पहले भी पूछा जाता था, तो उसमें से आपका एक क्वेश्चन है कि आपको हेरिडिटी के लॉज जो है वो कौन से लॉज आपको पता होने चाहिए एक बच्चे के अंदर विकास को समझने के लिए। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई सारे ही पता होने चाहिए। जब आपको सारे नियम पता होंगे तभी तो आप बच्चे का जो एग्जैक्ट डेवलपमेंट है किस तरीके से होगा उसका अंदाजा लगा पाएंगे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी होगा। ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सिमिलर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी मतलब समानता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन मतलब भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन का नियम। इन सबको समझना है, प्रीवियस वाली वीडियो चेक कर लेना, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है मैंने, शॉर्ट वीडियो बनी है, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं है, एक्सप्लेन कर दिया है, प्रिंसिपल्स भी समझाए हैं, लॉज भी समझाए हैं डिटेल में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉपुलर डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये चीज नहीं है तो मैंने इसको एमसीक्यू में ले लिया, मैं यहीं पे समझा देती हूँ इसको। तो पॉपुलर डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, देखो विकास के संदर्भ में अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अवधारणा अपनी दी है। तो एक आप कह सकते हो डिबेट कह लीजिए चलती रहती है इनके बीच में। तो वो कौन कौन सी पॉपुलर डिबेट्स है, तो उसमें सबसे पहली है आपकी नेचर वर्सेस नर्चर। ये मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाते वक्त भी समझाया था कि जब भी नेचर की बात होती है, नेचर कहने का मतलब है प्रकृति, हिंदी में क्या है प्रकृति, ये किसे रिप्रेजेंट करती है, ये हेरिडिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। प्रकृति यानी प्राकृतिक रूप से जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं ना, तो ये हेरिडिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब हम नर्चर की बात करते हैं, नर्चर, ठीक है, जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं, ये आपका किसको बता रहा है, ये एनवायरमेंट को बता रहा है, ठीक है। किसको बता रहा है, वातावरण या एनवायरमेंट को ये बता रहा है। तो एक्चुअली में जो डिबेट, अब आपको समझ में आ गया होगा, डिबेट नेचर नर्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो किसके बीच की डिबेट है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच की डिबेट है, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच की डिबेट है कि डेवलपमेंट पर, एक बच्चे के विकास पर किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसकी अनुवांशिकता का या जिस प्रकार का एनवायरमेंट जिसमें वो ग्रो कर रहा है उसका, ठीक है। ये डिबेट अक्सर ही मनोवैज्ञानिकों के बीच में या साइकोलॉजिस्ट के बीच में हमेशा रहती है। कोई कहता है कि भाई हेरिडिटी जैसे जीन्स मिले होंगे वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, हेरिडिटी का ही प्रभाव होता है। कोई कहता है नहीं, अगर उसे एनवायरमेंट ही नहीं मिला है तो फिर कैसे वो अपने जो ये ट्रेट्स है उनको शो करेगा। तो इसका मतलब एनवायरमेंट भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम क्या मानते हैं, आज हम मानते हैं कि जो बच्चे का सही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इन दोनों की इंटर रिलेशन से होता है, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का जो है यहाँ पर मिला जुला असर, मतलब दोनों का मिलाकर जो है असर पड़ता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो नेचर वर्सेस नर्चर को हमने समझ लिया। अब देखते हैं कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ऐसे डेवलपमेंट ऐसे ही लगातार चलता रहता है, ठीक है। लगातार जो है हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर नई चीजें एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं और हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि ये होता है असंतता यानी डिसकंटिन्यूटी, चरणवार होता है, स्टेज वाइज। हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में पहुंचे तब हमारा एक निश्चित डेवलपमेंट होगा, फिर उससे ज्यादा वाली एज पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारा उतना डेवलपमेंट होगा। यानी डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस ना होकर अलग अलग स्टेजेस में चरणवार हो रहा है। जब हम पर्टिकुलर एज ग्रुप में हैं तो हम कुछ टाइप के डेवलपमेंट दिखाएंगे, जब हम उससे बड़ी एज में आएंगे तो हम कुछ अलग टाइप का विकास दिखाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे तब दिखाएंगे। यानी कि जब तक हम इस एज में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इस एज के विकासात्मक कार्यों को नहीं शो करेंगे। चरणवार का मतलब ये है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं ऐसे होता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं चरणवार होता है। जैसे कि आपकी पियाजे की जो थ्योरी है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और उसमें उन्होंने स्टेजेस बताई हैं, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है इसके लिए उन्होंने 4 चरण बताए हैं, 4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिबेट है। इसके बाद अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस, बच्चों के विकास पर उनके
प्रारंभिक अनुभवों का ज्यादा असर पड़ता है या लेटर एक्सपीरियंसेस का, जो बाद में उन्हें अनुभव हो रहे हैं उसका असर ज्यादा पड़ता है? देखो जैसे आपके सिगमंड फ्राइड थे, उनका मानना ये था कि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, 4 से 6 वर्ष के होते हैं, तब तक मतलब अर्ली एक्सपीरियंसेस जब बच्चे को हो जाए, और भी एज ग्रुप ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं जो छोटे बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है उसका असर इतना गहरा होता है कि वो आजीवन जो है उसके लिए वो उसकी पर्सनालिटी पर, उस बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अर्ली एक्सपीरियंसेस का ही प्रभाव उन्होंने ज्यादा बताया है एक बच्चे की पर्सनालिटी बनने पर। लेकिन अगर ऐसा होता तो आगे जीवन में जितने भी उसे अनुभव हो रहे वो तो उसे कभी प्रभावित ही नहीं करते, जो उसकी पर्सनालिटी बननी थी वो तो बन गई, जो प्रारंभ में उसे एक्सपीरियंसेस हो उसके बेसिस पर। ऐसा नहीं है, तो लेटर एक्सपीरियंसेस भी प्रभाव डालते हैं, ऐसा मानना कुछ साइकोलॉजिस्ट का भी था। ठीक है, तो ये भी एक डिबेट चलती रहती है कि प्रारंभिक जो आपके अनुभव है उनका ज्यादा असर पड़ता है डेवलपमेंट पर, या लेटर ऑन लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसका भी असर पड़ता है। तो ये आपकी अलग अलग प्रकार की डिबेट्स हैं, तो इसमें से कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी पॉपुलर डिबेट्स है, तो ये सभी हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इन द लॉ ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन टू द मीन मीन्स, ठीक है, तो हम ये जो प्रतिगमन के नियम की बात कर रहे थे अनुवांशिकता के, इसमें औसत की ओर प्रतिगमन का अर्थ क्या है? एक्सट्रीम स्कोर्स मूव क्लोजर टू एवरेज, ऑल स्कोर्स रिमेन एक्सट्रीम, डेवलपमेंट ऑलवेज इंक्रीजेस, स्किल्स नेवर डिक्लाइन। तो देखिए रिग्रेशन टू द मीन का मतलब होता है एक्सट्रीम स्कोर्स मूव्स टू एवरेज। ठीक है, चरम स्कोर औसत की तरफ चलते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था जब मैंने लॉज आपको एक्सप्लेन किए थे कि अगर मान लो कोई पेरेंट्स है और उनकी हाइट जो है नॉर्मल से भी कहीं ज्यादा है, जायजेंटिज्म है, उनको 11 फीट है, ठीक है, या 12 फीट है, बहुत हाई उनकी हाइट है, ठीक है, जैसे जो गिनीज वर्ल्ड में उनका रिकॉर्ड पे भी नाम आता है ना, उस टाइप का कोई है, तो क्या उनके बच्चों की हाइट भी ऐसी ही होगी? जरूरी नहीं है। जैसे जैसे उनके आगे जनरेशन बढ़ती जाएंगी बच्चों की हाइट एवरेज की तरफ बढ़ेगी, वो 12 ना होकर 10 या फिर 9, 6 ऐसे पे पहुंचेंगे। यानी कि कोई भी करेक्टरिस्टिक, कोई भी जो आपकी ट्रेट है वो हमेशा अपने एक्सट्रीम से मीन की ओर बढ़ती है, एवरेज की ओर, औसत की तरफ बढ़ती है। ठीक है, इसी को हम प्रतिगमन का नियम कहते हैं। Which of the following is not related to the law of variation? तो law of variation भिन्नता का नियम जो है आपका, उससे रिलेटेड इसमें से क्या नहीं है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, बिल्कुल है, लॉ ऑफ वेरिएशन की वजह से ही हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कोई भी दो व्यक्ति समान हो ही नहीं सकते, इवन के आइडेंटिकल ट्विंस में ही हमें बस थोड़े बहुत सेम चीज देखने को मिलती है, हालांकि उनमें भी कई बार टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है वो अलग अलग देखने को मिल सकती है। डाइवर्सिटी इन एबिलिटीज, ठीक है, यानी कि अलग अलग क्षमताओं में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। सिमिलर रिस्पॉन्सेज टू आइडेंटिकल टास्क, या वेरिएशन इन ग्रोथ रेट। देखो वेरिएशन इन ग्रोथ रेट यानी विकास दर में भिन्नता, बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ वेरिएशन की वजह से हो सकती है वो। डाइवर्सिटी भी मिलेगी हमें देखने को, यानी सब अलग अलग क्षमता वाले लोग हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होंगे। सिमिलर रिस्पॉन्सेज, अगर एकदम आइडेंटिकल टास्क है, ठीक है, मैं ए व्यक्ति से भी करवा रही हूँ और बी व्यक्ति से भी करवा रही हूँ, तो क्या ये दोनों इस टास्क के लिए सेम ही रिस्पॉन्स देंगे? तो ये लॉ ऑफ वेरिएशन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन होगा। क्या नहीं दिखा रहा है पूछा ना। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी इन इनहेरिटेंस इंडिकेट्स दैट। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स इन मेनी ट्रेट, बच्चों में माता पिता के कई गुण मिलते हैं, सभी बच्चों के गुण एक समान होते हैं, गुणों का माता पिता से कोई संबंध नहीं है, बच्चे शारीरिक गुण नहीं पाते हैं। तो भाई सिमिलैरिटी का मतलब यही होता है, हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, उनके जैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, क्योंकि जीन्स जो है हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिले हैं। इसलिए आपका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी बताता है कि बच्चों में माता पिता के कई गुण मिलते हैं। और भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि आधे क्रोमोसोम्स हमें किससे मिले हैं? हमारी मदर से, आधे मिले हैं फादर से। तो जब मिले हैं वो, तो उससे हमें रिकॉम्बिनेशन से नए ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, दोनों रिकम्बाइन हुए हैं, और इस वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कोई भी एकदम बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, ठीक है, वो फिल्मों में ही होता है बस खाली कि श्रीदेवी की बेटी श्रीदेवी ही होगी, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, a child's height being intermediate between mother's short height and father's tall height reflects। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया है कि एक बच्चा है और उसकी लंबाई जो है, माँ जो है वो थोड़े
कम है, शॉर्ट है लंबाई में, और जो पिता है वो उनकी लंबाई बहुत अधिक है, तो अब बच्चे की लंबाई क्या होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, इन दोनों के बीच में एवरेज में आने की कोशिश करेगी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिग्रेशन। हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में क्या हो जाएगा आपका, ये प्रतिगमन का नियम। क्या हो जाएगा, प्रतिगमन का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड। अब डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, देखिए विकास को समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि विकास जो है कई क्षेत्रों में होता है, इसलिए एक विस्तृत अवधारणा है, ठीक है, एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट आपका किस किस डोमेन में होगा, आपका फिजिकल डोमेन हो सकता है, इमोशनल डोमेन हो सकता है, यानी आपकी शारीरिक संरचना, आपका भावनात्मक स्वरूप कैसा है, आप समाज में कैसे हैं, आप लर्निंग आपकी कैसी होती है, आप बौद्धिक रूप से कैसे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से कैसे हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो कई सारे डोमेन्स को इंक्लूड करके जो है आपकी डेवलपमेंट बनता है, और ये फाइनली फिर आपकी पर्सनालिटी को बनाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से डोमेन्स जो है वो आपके डेवलपमेंट में आते हैं, पहला ऑप्शन है कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। सही लग रहा है, यहाँ पर ये तीनों डोमेन्स की बात होती है डेवलपमेंट में। आगे देखते हैं, मेंटल, सोशल, म्यूजिकल कह दिया इन्होंने से, म्यूजिकल को हम ऐसे नहीं लेते हैं, फिजिकल, डिजिटल, सोशल, डिजिटल भी नहीं होगा, लिटरेसी, न्यूमरेसी, आईसीटी ये भी नहीं है। आपका सही आंसर क्या होगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक। ठीक है, ये है आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पाइरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट मीन्स, ठीक है, विकास का सर्पिल या स्पाइरल पैटर्न क्या दर्शाता है। अब देखो स्पाइरल पैटर्न का मतलब क्या है, सबसे पहले वो देख लो। जो डेवलपमेंट होता है आपका वो लीनियर नहीं होता, कभी भी डेवलपमेंट हमेशा कैसे होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल हम क्यों कह रहे हैं, देखो पहले अगर आपने, आप मान लो कोई टॉपिक याद करते हो, आप क्या करते हो, पहले आपने उसे पढ़ा, उसे याद करने की कोशिश की, अब आप क्या करोगे, उसे और पक्का करने के लिए, उसे और सुदृढ़ बनाने के लिए आप फिर से उसे रिवाइज करोगे, चाहे वो थोड़ी देर बाद करो, कुछ दिन बाद करो, कुछ टाइम बाद करो, लेकिन आपको अगर उसे और ज्यादा पक्का करना है तो आप उसे फिर से रिविजिट करोगे, फिर से आप उसे रिवाइज करोगे। तो यही चीज डेवलपमेंट में भी होती है। बच्चे ने कोई चीज सीखी, डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद दोबारा वो पलटता है, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए फिर रिवाइज करता है। तो डेवलपमेंट ऐसे ही चलता है, ठीक है, अपनी सीखी हुई चीजों को कंसोलिडेट करने के लिए बैक मूवमेंट होता है। फिर से कोई इंडिविजुअल स्टार्ट करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, और उसके बाद फिर से वापस से उसको सुदृढ़ करने के लिए वापस से बैक बैक जाता रहता है, ऐसे होता है। ठीक है, पहले एडवांस करेगा फिर बैक जाएगा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए। तो ये आपका स्पाइरल जो है, लीनियर ना होकर स्पाइरल आपका डेवलपमेंट चलता है। ठीक है, अब हम इसी के बेस पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स बाय रिविजिटिंग अर्लियर स्टेजेस एट हायर लेवल्स, यही आंसर सही है। और आगे भी देख लेते हैं, डेवलपमेंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो होगा ही नहीं। डेवलपमेंट अकर्स ओनली वंस, ये भी नहीं होगा। ग्रोथ इंक्रीजेस ओनली फिजिकली, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है, विकास में पहले सीखे कौशल उच्च स्तर पर दोबारा उभरते हैं। ठीक है, दोबारा से उनको हम हाई लेवल पे सीखते हैं, रिविजिट करते हैं, उसे और ज्यादा पक्का बनाते हैं। तो ये आपका स्पाइरल पैटर्न को दर्शाता है कि डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। तो आज हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स और जो आपके हेरिडिटी के लॉज है उनका भी यहाँ पर हमने एमसीक्यू के माध्यम से रिविजन कर लिया है। इसके अलावा हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पूरे टॉपिक को अब देख चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट आपका शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास यानी जो क्लास 4 होगी अब आपकी, ठीक है, क्लास 4 जो आपकी होगी उसमें हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जिसमें सबसे पहली थ्योरी आएगी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोलबर्ग, वाइगोत्स्की उन सबको भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी है जीन पियाजे, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आपके सिलेबस में एक बार चेक करोगे तो यूनिट 2 में आपका लर्निंग में दी हुई है, इसको हम यहीं पे पढ़ लेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ ही पढ़ी जाती है, वहां भी काम आ जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको सबको डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी रेडी हो जाए। इसके अलावा अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमें अपने कमेंट के माध्यम से। ये जितना भी कंटेंट हम यहाँ पर क्लासेस में कवर कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेघा जायसवाल अचीवर्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी पीडीएफ वगैरह भी मिले, और भी जो भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं उनके अपडेट्स वगैरह भी हम उसमें अपलोड कर देते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में
कंप्लीट तरीके से हमारे साथ इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा LT 2026 का बैच भी इस समय चल रहा है, जिसमें आपको 4 महीने जो है लाइव क्लासेस मिलने वाली है। और आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये है, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, हम सिर्फ संभावना जता रहे हैं कि आपका LT का एग्जाम आ सकता है। इसीलिए इस चीज को देखते हुए हमने इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1+1 रखी है। यानी नॉर्मली हमारे यहाँ 1 साल की ही वैलिडिटी होती है, बट हमारे इस कोर्स पर वैलिडिटी हम 1 साल की और दे रहे हैं, विच इज फ्री। ठीक है, यानी जो कंटेंट हम आपको पढ़ाएंगे, 4 महीने तो लाइव क्लासेस चलेंगी, लेकिन उस कंटेंट को आप एक्सेस कर पाएंगे अगले 2 साल तक। ठीक है, अगर आज आप खरीदते हैं तो अगले 2 साल तक ये कंटेंट आप ही के पास रहने वाला है। तो अगर आप इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप हमारे इस कोर्स को चेक कीजिए, उसकी डेमो लेक्चर्स देखिए। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में भी उसे पिन किया हुआ है। तो इस क्लासेस को हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। जुड़े रहिए आप उत्तराखंड अध्यापक के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।